नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 2 जनवरी 2022 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 149 एपिसोड यानी 149वां एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कल 1 जनवरी 2022 यानी सैटरडे को जितने लोगों ने सवाल भेजे उन सारे लोगों के सवाल को कलेक्ट करने के बाद अपना जवाब लेकर हाजिर हूँ। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी मैं अपना व्यू बताऊंगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा। आप अपना ट्रेडिंग निर्णय उस पर स्वयं लें। और अगर अभी तक आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल्स, स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस, शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरुआत करूंगा। सबसे पहला सवाल देखते हैं किनका। बता दूं, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और अगर सवाल नहीं भी भेजा है तो जरूर वीडियो पूरा देखिएगा, कुछ ना कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, सीके पंडित जी ने गुजरात अहमदाबाद से पूछा है, आरबीएल बैंक वैभव ग्लोबल का प्राइस में बाय करना चाहिए या ना करना चाहिए, ये टाइप का गुजराती सवाल इन्होंने पूछा है। तो मुझे लगता है इनको हिंदी सिखाना अब मेरा पहला काम, इनको हिंदी सिखाना हो गया है। तो इनका सवाल है कि आरबीएल बैंक और वैभव ग्लोबल को किस प्राइस पे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आरबीएल बैंक को देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा पिटा हुआ बैंक है और पिटा हुआ बैंक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो देखिए, आरबीएल बैंक के साथ तो खबरें चल रही है ना। आरबीएल बैंक का इंटरनल कुछ मैटर है, पंडित साहब ध्यान दीजिएगा, है ना। आरबीएल बैंक में कुछ इंटरनल मैटर है और इसी तरह का एक मैटर यस बैंक में कुछ साल पहले देखने को मिला था, सेम, है ना। सेम यही मैटर, ऐसी चीज़ें अचानक से उसका कुछ इंटरनल इशू हुआ और वहाँ से जो बैंक में फिर जो एक के बाद एक बहुत कुछ दिखने लग गया। तो यस बैंक बंद तो नहीं हुआ, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि उसमें आपको खरीद लेना चाहिए प्राइस, है ना। इसी तरह मैं आरबीएल बैंक को भी कहता हूँ। इंटरेस्ट क्यों आता है वैसे स्टॉक में, जिस स्टॉक में कुछ बुरी खबरें, कुछ खराब खबरें आती रहती है और ये पता नहीं चलता वो क्या हो सकता है आगे, तो फिर आपको उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों। मेरे ख्याल से इस बैंक को अभी अवॉइड करना चाहिए। अभी खरीदने का जगह नहीं है आरबीएल बैंक को। अगर खरीदने का जगह रहता और ये खरीदने वाला बैंक होता तो अभी तक में इसका पैटर्न बदल गया रहता। तो मेरे ख्याल से अभी आरबीएल बैंक को अवॉइड करके चलना है। बहुत सारे बैंक है सर, इसी प्राइस में आपको बैंक लेना है तो कोई पीएसयू बैंक ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इस बैंक को मैं अवॉइड करूंगा। मेरे पास कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है इस बैंक के लिए। अभी कुछ इसका कुछ भविष्य ही क्लियर नहीं है कि क्या ये यस बैंक बन जाएगा कि ये एचडीएफसी बैंक बनेगा। इसका कोई भी ऐसा कुछ सिचुएशन दिख नहीं रहा है। तो जिसमें खराब खबरें लगातार आ रही है और स्टॉक्स बिहेव भी वैसा कर रहा है तो मैं दूर रहना चाहूंगा इस स्टॉक से। नो सजेशन इस पर, कुछ भी नहीं। अब है आपका वैभव ग्लोबल। तो चलते हैं वैभव ग्लोबल के पास और देखते हैं वैभव ग्लोबल क्या बता रहा है। देखिए, वैभव ग्लोबल को जरूर बाय कर सकते हैं। 610 के ऊपर बाय करिए, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक बार ये 610 को अगर ब्रेक करता है तो टारगेट 640 के मिलेंगे, और 640 के ऊपर सस्टेन कर गया 650 तक में तो ये 680 तक का नेक्स्ट टारगेट आपको दिखाएगा। 560 का इस कंडीशन में आपको ऐसा लगा के चलना होगा वैभव ग्लोबल में। तो ये है पंडित जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। अब बढ़ूंगा अपना सवाल की जब अगले सवाल की तरफ, लेकिन आपको अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा पंडित साहब। आपके फीडबैक तो आते नहीं है, सिर्फ आप पूछते हैं लेकिन फीडबैक देते नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, मेरा काम है देते रहने का, अपना काम मैं करता रहता हूँ। अभी देखिए, संबित कुमार जेना भद्रक उड़ीसा से अगला सवाल भेज रहे हैं और उनका सवाल है, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर का है तो आपको भी सर हैप्पी न्यू ईयर बहुत बहुत। और इन्होंने लिखा है कि पीएनबी गिल्ड्स 73 रुपये 50 पैसे पे, एस्पिनवाल 150-75 पे लिया, अशोक लीलैंड 126-50 पे, इंडियन होटल 190 पे। काइंडली सजेस्ट एसएल एंड टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म, कैन आई एवरेज इट। ओके, संबित कुमार जेना भद्रक उड़ीसा से। ओके, देख लेता हूँ सर। सबसे पहले आपने पीएनबी गिल्ड्स लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पीएनबी गिल्ड्स लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए पीएनबी गिल्ड्स पे। 73.50 पे लिया है, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस आप 60 रुपए का लगा के चल सकते हैं। देखिए, 60 रुपए इसका मेजर सपोर्ट है और पिछले
6 महीने से ये 60 रुपए के नीचे आया नहीं है। आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं 60 रुपए के नीचे ये कहीं भी आया नहीं। मैं यहाँ पे चार्ट लगाऊंगा इसको पीएनबी गिल्ड्स का, मुझे इस पर ज़्यादा बेहतर लगता है। तो 60 रुपए के नीचे ये स्टॉक कहीं आ ही नहीं रहा है। पिछले 6 महीने से अगर आप इसको देखें तो स्टॉक एक रेंज बना के रखा है 60 रुपए के ऊपर, एक बेहतरीन सपोर्ट बना के रखा है। तो इसका एक स्टॉप लॉस 60 रुपीज़ के आसपास लगा लीजिए। आप चाहें तो इस लेवल के आसपास एवरेज कर सकते हैं, नीचे थोड़ा मिले तो और भी एवरेज कर सकते हैं। और इसको थोड़ा लंबे टाइम के लिए होल्ड रखिए, शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड मत करिए। अगर यहाँ नीचे आ गया तब तो ठीक है, एवरेज कर लेंगे। नहीं आया, यहीं से घूम गया ऊपर तब तो 70 रुपए के ऊपर फिर इसको एवरेज करेंगे पीएनबी गिल्ड्स को। ठीक है। दूसरा स्टॉक है आपके पास एस्पिन वॉल। स्पिन वॉल को जो आपने लिया है वो 150 रुपये 75 पैसे पे लिया, उसी के आसपास ये स्टॉक चल भी रहा है। आपको स्टॉप लॉस 135 से 30 रुपये के आसपास का लगाना होगा स्पिन वॉल में। स्पिन वॉल एक ब्रेकआउट के कगार की खड़ा तो है, टेस्ट तो कर रहा है अपना ब्रेकआउट लेवल, पर ये होल्ड नहीं कर पा रहा है। एक बार इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए 160 का प्राइस। अगर एक बार 160 के प्राइस को स्पिन वॉल ब्रेक कर गया आप साइड में तो 180 200 के टारगेट भी देखने को बनेंगे। इसके अलावा आपके पास अशोक लेलैंड सर बने रही है। अशोक लेलैंड को अभी तो वो प्राइस मिला कहाँ है सर अशोक लेलैंड को? अशोक लेलैंड सब ना ये सब छिपा हुआ है, अभी वो प्राइस ही मार्केट ने इसको नहीं दिया जो प्राइस इसका होना चाहिए। अशोक लेलैंड का मार्केट ने अभी वो प्राइस इसको दिया नहीं है, तो अशोक लेलैंड पे बिल्कुल बने रहिए। और डीप मिलता है तो आपको एक्यूमुलेट भी करना चाहिए, माल उठाना भी चाहिए अशोक लेलैंड में, ऐसा मेरा मानना है। तो अशोक लेलैंड का एक मेजर सपोर्ट है 100 से लेकर 10 तक का एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, इसके आसपास मिलता है तो एवरेज किया जा सकता है। बात है कि यहाँ से अगर ये नहीं करे, यहाँ से ये नीचे नहीं आए तब, और हो सकता है कि चूंकि ये यहाँ पर भी एक मेजर सपोर्ट है इसका 115 के आसपास में, अगर ये यहीं से बाउंस करेगा तो 125 के ऊपर और एवरेज कर सकते हैं, क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं अशोक लेलैंड में। इंडियन होटल की बात करते हैं तो चलते हैं इंडियन होटल है, इंडियन होटल ना एक्चुअली वो उसका नाम है दी इंडियन होटल, दी इंडियन होटल। देखिए आ गया दी इंडियन होटल। आपने लिया हुआ है दी इंडियन होटल्स 190 पर, प्राइस 181 के आसपास चल रहा है, 180 सर बने रहिए ना। अभी लॉकडाउन लगने के आसार आ रहे हैं तो हमेशा लॉकडाउन नहीं रहेगा, जीवन कभी भी ऐसा नहीं रहता, जीवन ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी भी ऐसा लॉकडाउन नहीं रहेगा, बदलेगा सिचुएशन, सब कुछ संभलेगा। और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आप ले रखें ज़रूर, लेकिन 170 रुपये के पास में स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 170 के नीचे आने पे गिरावट आ सकती है, अदरवाइज यहाँ पर कोई खराबी नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर 185 से 86 ब्रेक करेगा तो इंडियन होटल में ऊपर के टारगेट 200 तक भी मिल सकते हैं। तो ये है अश्विन जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब, अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है संबित जी के बाद केशव जी बेंगलोर से लिख रहे हैं। केशव जी बेंगलोर से, इनका सवाल है कि सर आई बाउट TTML 1 शेयर एट दी रेट ऑफ 40 रुपीज़, 40 रुपये पे TTML के एक शेयर को इन्होंने खरीदा फॉर लॉन्ग टर्म इन अक्टूबर मंथ 2021, अक्टूबर 2021 में 40 रुपये के भाव पे TTML को खरीदा। 2 days बैक दिस शेयर प्राइस वाज ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 197, 2 दिन पहले ये 197 पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, और ये 300% रिटर्न भी दे दिया। सो आई बुकड इट, सो मैंने इसको बुक कर लिया। आई हैव ए डाउट दैट दिस शेयर वाज परचेज फॉर लॉन्ग टर्म, सो बाइंग दिस सीइंग द रिटर्न्स वेदर वी नीड टू बुक प्रॉफिट और वेट फॉर मिनिमम। ठीक है, तो यस, अब इनके साथ है ये कह रहे हैं कि योर वैल्यूबल एडवाइस विल बी रियली हेल्पफुल। ओके सर, देखिए TTML को लिया हुआ है। TTML अभी जिस तरह के स्टॉक्स मूवमेंट दिखा रहा है, ये नीचे भी आता है तो सर्किट में आता है सर, और ऊपर भी जाता है तो सर्किट में जाता है। तो अभी आपको इसको बेचना एक्चुअली नहीं चाहिए था। देखिए आपने कितने पे लिया, जरा इमेजिन करना, इसको ऐसे 300% पे प्रॉफिट बुक किया, 300% का खुश हो जाइए, बहुत अच्छा आपने बुक किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको इंजॉय करना चाहिए। लेकिन पहली बात तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, एक चीज़ ये हो गया। और अभी जो 2022 का का जो एनालिसिस किया है मैंने कि क्या हो सकता है मार्केट आउटलुक, जिसके बारे में आज रात हम संडे को लाइव भी आएंगे यूट्यूब पे, कि कौन से थीम पे, किस सेक्टर पर नज़र रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उसमें TTML एक बेहतर विकल्प हो सकता है आगे आने वाले समय में, क्योंकि इसके पास डिजिटल का बेस है, ये क्लाउड प्रोवाइड करता है, डिजिटल क्लाउड। तो आपको इसको TTML को होल्ड करके रखना चाहिए था। खैर आपने बेच दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको दोबारा खरीदने का मन हो तो नीचे आने पर खरीदिएगा, अभी बिल्कुल भी खरीदना नहीं, क्योंकि काफ़ी ऊपर की जगह पे 206 रुपये हो गया है। तो अभी आपको लेना इसको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे भी सर्किट में तो मिलेगा नहीं। तो जब भी इसमें करेक्शन आए थोड़ा, तो ज़रूर एक डीप पर बाय करने की कोशिश
कर सकते हैं TTML पे। ठीक है केशव जी, तो ये है केशव जी के सवाल पे मेरा जवाब। अब बढ़ूंगा, केशव जी के फीडबैक का इंतजार रहेगा और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अविनाश वसंत कठाले जी मालसीरस सोलापुर से लिख रहे हैं, विशिंग यू ए हैप्पी न्यू ईयर। सर आपको भी नया साल मुबारक हो। आई हैव परचेज हिंद पेट्रो एट द रेट ऑफ 302, प्लीज टेल मी इट्स टारगेट एंड स्टॉप लॉस। हिंद पेट्रो को इन्होंने लिया हुआ है। ओके सर, हिंद पेट्रो को लिया हुआ है 302 पे, 292 के आसपास की इसकी प्राइसिंग चल रही है, तो थोड़ा नीचे है। देखिए सर, बिल्कुल आप हिंद पेट्रो में बने रहिए। एक स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो लगाइए, नहीं भी लगाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं ना अविनाशी, जिसपे लोग कहते हैं कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं भी कहता हूँ बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड गलती से भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ ट्रेड नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे हैं, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना चाहिए, यानी कि आप इंट्राडे में बिना स्टॉप। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जिसपे ये भरोसा रहता है कि वो कितना भी गिर जाएगा एक बार वो उठ के खड़ा जरूर हो जाएगा। तो हिंद पेट्रो उसमें से एक ऐसा स्टॉक नजर आ रहा है मुझे। मेरे ख्याल से 295 से 300 इसका रेजिस्टेंस एरिया, वही रेजिस्टेंस एरिया जहां पर आपने खरीदा है 302 रुपए के आसपास में। अगर वो एक बार ब्रेक होता है तो 310 320 तक के टारगेट आपको बनेंगे। स्टॉप लॉस 280 रुपए का आप लगा के चल सकते हैं, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। तो बिल्कुल आप बने रह सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को, आने वाले समय के लिए भी बेहतर जगह से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। चलिए बढ़िया। अब ये है अविनाश जी का सवाल पर मेरा जवाब। फीडबैक जरूर देंगे अविनाश जी, और बता दूं जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगला सवाल है सहरसा बिहार से संजय मिश्रा जी का। इन्होंने लिख रहा है, गुड इवनिंग, आई हैव परचेज इंडिया सीमेंट एट द रेट ऑफ 187, GSFC को 118 118 पे, डेल्टा कॉर्प 254 पे लिया, IRB इंफ्रा 224, गोकुल दास एक्सपोर्ट 320, मदरसन सुमित 221, रेन इंडस्ट्री 221 और नोसिल 225 पे लिया। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे स्टॉक्स इन्होंने लिए हुए और इसके क्या चाहिए, SLN टारगेट चाहिए। तो ठीक है सर, चेक करते हैं अभी। तो सबसे पहला जो है स्टॉक इनके पास है इंडिया सीमेंट का। चलते हैं इंडिया सीमेंट, और इंडिया सीमेंट में जो प्राइस इनका वो है 187 रुपए का, और प्राइस चल रहा है 192, 5 पॉइंट ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। देखिए सर, इसके एक जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 200 के आसपास का। एक बार इसको 200 रुपए को टच करना चाहिए। मंडे को दिन 200 198 के आसपास में इंडिया सीमेंट आना चाहिए। लेकिन इस केस में जो आपका स्टॉप लॉस लगेगा ना, वही स्टॉप लॉस लगेगा जिस प्राइस पे आपने लिया है। यानी 187 के आसपास सेफली स्टॉप लॉस लगेगा। थोड़ा नीचे लेना है, अगर थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं तो 180 के आसपास लगा के स्टॉप लॉस बैठ सकते हैं। एक रेंज में फंसा हुआ है 195 का, अगर उसको ब्रेक करता है इंडिया सीमेंट, आपको एक अच्छा टारगेट 200 205 तक का इंडिया सीमेंट देखने को बनेगा। इसके अलावा GSFC लिया है सर, ठीक है, GSFC लिया, बने रही है GSFC में। एक बेहतरीन जगह पे GSFC बना हुआ भी है। 125 के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करते के साथ 130 से 35 के टारगेट बनेंगे ऊपर। स्टॉप लॉस 115 रुपए के आसपास का लगा के आप GSFC में चल सकते हैं। GFC के बाद GFC पे आप पॉजिटिव व्यू रख के चल सकते हैं। डेल्टा कॉर्प आपने लिया हुआ है, और डेल्टा कॉर्प की बात करें तो डेल्टा कॉर्प आपने लिया है 254 के आसपास में, ठीक है, 254। देखिए डेल्टा कॉर्प में एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए पहले 240 के आसपास का, 235 से 240 का स्टॉप लॉस लगिए। थोड़ा रिस्ट्रिक्शन जो लग रहा है ना, वो लॉकडाउन और वगैरह उसके वजह से ये थोड़ा नीचे आया हुआ है। अदरवाइज अनलॉक थीम में ये बहुत ही शानदार था, ये और भी ऊपर जा सकता था। 254 पे लिया है आपने, 260 के आसपास प्राइस है, ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हैं। एक रेजिस्टेंस एरिया छोटा सा है 265 का, वो अगर ब्रेक करता है तो 275 से 80 के आसपास जा सकता है। स्टॉप लॉस 240 से 45 के आसपास का लेके रह सकते हैं। IRB इंफ्रा, और IRB इंफ्रा आपने लिया हुआ है 224 पर, 227 चल रहा है सर, लगा लीजिए स्टॉप लॉस, इसमें जरूर लगाइए, 200 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए, और 237 से 38 को ब्रेकआउट करने दीजिए। देन आपको 260 तक के टारगेट IRB इंफ्रा भी दिखा सकता है। गोकुल दास एक्सपर्ट आपने लिया है
एक्सपोर्ट लिया। चलिए गोकुलदास एक्सपोर्ट आपने 320 पे लिया है, 324 चल रहा है, ठीक है। तो 300 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा सबसे पहले गोकुलदास एक्सपोर्ट में। अगर ये पुल बैक करता है और 340 को ब्रेक करता है तो आप 360 तक के टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज ये कंटिन्यूशन नीचे आता है तो एक बार 300 के आसपास में इसको आके रुकना चाहिए गोकुलदास एक्सपोर्ट को। और मदरसन सुमी लिया है 221 पे, तो क्या दिक्कत है सर, मदरसन सुमी सब तो बढ़िया स्टॉक है, बने रह सकते हैं। 224 पे आपने लिया, उसी के आसपास प्राइस चल रहा है मदरसन सुमी, बढ़िया नज़र रखिए मदरसन सुमी पर, और ब्रेकआउट कर सकता है। ऑटो सेक्टर के अभी कुछ डेटा भी आएगा, आंकड़ा भी आएगा, और मदरसन सुमी उसमें आउट परफॉर्म कर सकता है। अगर ये 230 को अगर ब्रेक करता है तो 240 तक आराम से एक झटके में ऊपर जाके दे सकता है। स्टॉप लॉस 210 रुपये के लगा के चलना पड़ेगा आपको। रेन इंडस्ट्री, देखिए रेन तो शायद एफएनओ में भी शामिल हो रहा है ना, उसी के हिसाब से देखिए इसमें मूवमेंट भी आ रहा है। रेन में एक अच्छा मूवमेंट है, और यहाँ से देखा जाए ये ट्रेंड लाइन था और ये ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो रेन में अगला टारगेट ऊपर 260 के आसपास का बन सकता है, होल्ड करके चल सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस छोटा सा लगाएंगे 225 रुपये के आसपास का रेन में। नोसिल 225 पे लिया हुआ है, बहुत सारे केमिकल सेक्टर की रेन को भी रख लिया है, नोसिल भी रख लिया है, ठीक है। 221 के आसपास 225 के आसपास में आपने नोसिल को रखा हुआ है, तो 225 ऊपर जो रेजिस्टेंस इसको 240 का है नोसिल को। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 250 से 60 के टारगेट आएंगे, नीचे 220 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस, यानी वही प्राइस का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ठीक उसके जिस प्राइस के पर आपने लिया हुआ है नोसिल को। तो ये है संजय जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। उम्मीद है फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलेंगे, और बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। और अगला सवाल लिखा है, देखिए इन्होंने, ये मोहम्मद आमिर जी हैं, मोहम्मद आमिर जी गोहना मऊ से लिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये विदेश में सऊदी अरब में या कहाँ पर है काम में करते हैं, तो वहाँ से इन्होंने भेजा। लेकिन आपको मैं बताऊँ सर, जिस तरह से आपने भेजा ना, थोड़ा मुझे देखने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश करता हूँ। ये लिख रहे हैं, सबसे पहले आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया सीमेंट को 202 रुपए के ऊपर बाय किया जा सकता है 190 के ऐसे सर? तो सर जस्ट अभी मैंने संजय जी के सवाल का जवाब दिया था। संजय जी ने भी इंडिया सीमेंट पे कुछ पोजीशन बना के रखा था, और मैं उनके सवालों का जवाब दे रहा था। आप उसको देखिए एक बार, है ना, आप उसको जब देखेंगे। और संजय जी के अलावा जो इंडिया सीमेंट लिया था, वो उनका नाम मैं बता दूं, जिनका जवाब मैं दे रहा था, मुझे ध्यान करने दे, पीछे जस्ट मैंने दिया हुआ है, संजय जी ही थे शायद, हाँ, इंडिया सीमेंट पे 187 के भाव पे। तो मैंने बताया भी था कि आप किस प्राइस के ऊपर इसको कर सकते हैं इंडिया सीमेंट को। और ये 192 आपने लिखा है ना, 192 के आसपास में, 202 रुपये के ऊपर, बिल्कुल वही तो मैंने लेवल बताया कि 200 रुपये के ऊपर इसका हर्डल है। 200 जैसे ही ब्रेक करेगा एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही है सर, आपने को एक जो चार्ट भेजा तो बिल्कुल सही है, क्लोज करता है और इसके ऊपर एक साइड एक अच्छी रैली देखने को मिले, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या लिखना है, एक्चुअली ये कहना ये चाह रहे हैं कि बाय करने का रीज़न ये है कि स्टॉक जब अप ट्रेंड में होता है और डेली के टाइम फ्रेम में ये स्टॉक 201 रुपए के ऊपर क्लोज करता है, तब इसमें ऊपर की साइड एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। बिल्कुल आपका एनालिसिस सही है, लगभग चार्ट के अकॉर्डिंग है, सही है सर। शेयर मार्केट में आज जो कुछ भी मैंने सीखा है ये आपकी मेहरबानी है, और आपके हर एक वीडियो को देखकर कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है। थैंक यू सर इसके लिए। हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह लोगों की हेल्प करने में और लोगों को सही राह दिखाने में हम सब का हेल्प करते रहेंगे, कोशिश तो यही है। फिलहाल आप लोग कितना उसको फॉलो करते हैं और कितना उस चीज़ को मानते हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड है। तो आपने जो इंडिया सीमेंट पे किया है सर, जो व्यू बताया आपने अपना, बिल्कुल सही है, और लगभग वो 200 रुपये के ऊपर निकलने के बाद ये टारगेट आपको 210 220 तक के भी लेवल को दिखा सकता है। 190 का स्टॉप लॉस वही बनता है, ब्रेकआउट अगर 200 का आता है तो बिल्कुल सही एनालिसिस है आपकी। तो आपको इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने लगभग जो है मेरे वीडियो से देखकर अगर आपने सीखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा, और अगला सवाल जो है बलिया यूपी से सुनील कुमार शर्मा जी लिख रहे हैं अगला सवाल, और इनका सवाल है सुनील कुमार शर्मा जी का कि बाय पीटीएल 32 रुपये 70 पैसे, ओके, बाय टीडीएसएल 27 रुपये 60 पैसे, शॉर्ट टर्म लेवल कहाँ तक है? जरूर ये पेनी स्टॉक ही है, पूरी उम्मीद है। पीटीएल, हालांकि एक बार मैंने पीटीएल दिया हुई था अपने इस पर,
और लगभग साल भर पहले के आसपास उम्मीद है पीटीएल मैंने दिया होगा। 32 रुपये 70 पैसे पर आपने लिया है सर। स्टॉप लॉस तो पहले आप लगा लीजिए, 27 से 28 रुपये का एक स्टॉप लॉस पकड़िए, ऊपर 34 का एक रेजिस्टेंस है, स्पिल्ट किया है यहाँ पे ना सर, हाँ स्पिल्ट किया, ठीक है। तो आप इसको 34 रुपये से 35 रुपये का एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो ब्रेक करेगा तो 38 से 40 तक के आसपास जा सकता है पीटीएल, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा लें इस लेवल के आसपास 25 से 27 रुपये का। इसके अलावा आपने टीडीएसएल लिया है तो टीडीएसएल देख लेते हैं, आपने 27 रुपये 60 पैसे पे लिया, उसी के आसपास स्टॉक भी है और वही रेजिस्टेंस एरिया जो आपने लिया हुआ है। तो एक बार 28 के लेवल को अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो 30 और 32 के टारगेट बनेंगे, स्टॉप लॉस 22 रुपये का होल्ड करके आप यहाँ पे चल सकते हैं। तो ये है सुनील शर्मा जी के सवाल पे अपना जवाब, अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों सवालों का सिलसिला, आपके सवाल मेरे जवाब का 149वां एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है। अब एक एपिसोड और बचा है, जब ये 150 एपिसोड पूरा कर लेगा, कंटिन्यू 3 सालों से लगभग ये चलता चला आ रहा है आप लोगों के सहयोग से, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सीरीज से काफ़ी लोगों को सीखने समझने को मिलता है, जैसा कि फीडबैक मुझे आता है। तो आगे भी मैं पूरी कोशिश करूंगा इस सीरीज को चलाने के लिए, और कहाँ तक चला पाता हूँ ये देखते हैं, जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता जाता है, कठिनाइयाँ आती रहती है, लेकिन ठीक है, आप लोग के सहयोग से आगे चलता रहेगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।